हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसएसटी। आज का हमारा लेक्चर का थर्ड वीडियो है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्स कर्व्स। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसे हम वन वर्ड में स्टीवर्डशिप भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे। तो कहता है कि सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट वी रिस्पेक्ट नेचर and use natural resources in a way that enables restoration and regeneration of natural resources and the responsible and judicious use of non-renewable ones। कहता है कि अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए कि हम नेचर को रिस्पेक्ट करें और नेचुरल रिसोर्सेज की हम इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो रीजनरेट और रीस्टोर हो सकें। ये बात कर रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में कि रिन्यूएबल सोर्सेज हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि वो रीस्टोर और रीजनरेट हो सके। और फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कह रहा है कि हमें उनका रिस्पॉन्सिबल और जुडिशियस यूज़ करना है। जुडिशियस मीन्स पीछे भी मैंने बताया था कि वाइसली यूज़ करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। फिर कहता है कि साइंटिस्ट ने कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टडी किए हैं और हमें वार्न किया है कि अगर हम इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, उससे क्या होगा। एक तो होगा उससे पोल्यूशन, दूसरा उससे होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस, और तीसरा उससे होगा क्लाइमेट चेंज, जो कि बड़े ही रैपिडली पिछले कुछ ईयर्स में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब क्या बायोडाइवर्सिटी लॉस देखते हैं क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है डिक्लाइन इन वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है जी रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीजनरेशन और रिस्टोरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये किस तरीके से हमें करनी है। ठीक है, हमें दो एग्जांपल्स दे रहा है, कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि हेयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी आर पुशिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को उसकी रीजनरेट कैपेसिटी के बियॉन्ड यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर फार्मर्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि फार्मर्स जो हमारी कंट्री में है वो अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, और कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या हो रहा है, जो एक्सट्रैक्शन रेट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो रिप्लेनिशबल और जो रिस्टोरेशन उसका जो पीरियड होता है उससे भी ज़्यादा हम अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करी जा रहे हैं। और होगा क्या, ओवर टाइम अगर ज़्यादा देर तक ये चलता रहेगा क्या होगा, डेफिशिएट बिल्ड होगा। कौन सा डेफिशिएट, कि जितना हम अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जितना वो रिप्लेनिश हो रहा है उसमें एक डेफिसिट सा पैदा होगा, यानी कि उसमें एक गैप आ चुका है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है वो बढ़ रही है, और इवेंचुअली क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अनअवेलेबल हो रहा है किसी किसी जगह पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक प्रडिक्शन हुई है। क्या प्रडिक्शन हुई है, कि जो हमारी बहुत सारी ग्रोइंग सिटीज़ हैं वो अंडरग्राउंड वाटर की वहाँ कमी हो जाएगी बहुत ही जल्द। फिर क्या था कि इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमें लेने हैं ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो रेस कर सकें। ठीक है, उसके लॉन्च कर दिए गए हैं इनिशिएटिव्स, जैसे कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। ठीक है, रिजनरेशन ऑफ पॉन्ड्स की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, और टैंक्स की, जो पॉन्ड्स हमारे सूख चुके हैं उन्हें गवर्नमेंट क्या कर रही है, रीस्टोर कर रही है, खासकर कि जो हमारे विलेज एरियाज हैं। ठीक है, ताकि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। और फिर कह रहा है कि जो हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, जो कि उसे हमने कट करना है। ठीक है, और इससे होगा क्या कि हमारा जो वाटर होगा वो रिप्लेनिश होगा धीरे धीरे, और हमें जो वेस्ट वाटर है उसकी प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो वेस्ट वाटर को प्रोसेस करके भी उसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, जैसे कि ड्रेनेज में हमारा जो पानी होता है, उसे पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को क्या करते हैं, उसको क्लीन किया जाता है और दोबारा से सप्लाई की जाती है उस वाटर की। ठीक है, फिर क्या रहा है कि उसके बाद एक और चीज़ क्या हो रही है, कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो हो रहा है वो डिप्लीट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है वो, कि हम जो हमारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस वजह से भी क्या हो रहा है, एक तो हमारी सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, यही फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स सीप डाउन कर जाते हैं सॉइल में और अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो कि कंटेमिनेट करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को। फिर क्या रहा है भी, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें करनी है। ठीक है, मदर अर्थ की कर के लिए, और कह रहा है कि प्रैक्टिसेस जो हैं जैसे कि काऊ डंग का इस्तेमाल करना है हमें, और नेचुरल फर्टिलाइजर्स और मल्चिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है, मल्टी क्रॉपिंग इस्तेमाल करना है, और ताकि वो जो सॉइल की है वो होलिस्टिक मैनेजमेंट हो सके। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है इन्होंने, मल्चिंग। ठीक है, तो मल्चिंग क्या होता है बच्चे, मल्चिंग होता है कि जब हम
जो हमारी स्ट्रॉ होती है, जैसे हमारी जो सूखी, जब हम फसल की कटाई कर देते हैं तो पीछे जो बचता है हमारे पास, जब हम उसमें से मटेरियल निकाल लेते हैं, जो पीछे जो बचता है उसे स्ट्रॉ कहते हैं या पराली कहते हैं उसको, ठीक है। तो स्ट्रॉ के साथ हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्रॉप्स लगाई होंगी स्ट्रॉ से हम उनको कवर कर देंगे। उससे क्या होगा, जब हम पानी देंगे क्रॉप्स को तो हमारा पानी इवेपोरेट नहीं होगा और हमारा पानी ज़्यादा देर तक सॉइल में बना रहेगा। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा वाटर इससे क्या होगा, कंजर्व रहेगा, और दूसरा क्या होगा, वो जो हमारा स्ट्रॉ होगा वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और सॉइल को एनरिच करेगा। फिर मल्टी क्रॉपिंग करनी है हमने, एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को भी हमने लगाना है, जिससे क्या होगा, हमारी सॉइल की होलिस्टिक मैनेजमेंट होगी। फिर कहता है वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई दैम इन अवर करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन। हमें ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमें करंटली अप्लाई करनी है, जो करंट सिचुएशन है हमारी, ताकि हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड ना हो और रिप्लेनिश और रीजनरेट हो। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, आप देखिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, हमारी क्रॉप जो है वो ही ख़राब हो जा रही है कई बार तो, ठीक है, क्योंकि हमारी सॉइल डिग्रेड हो चुकी है, उस वजह से हमारी क्रॉप भी जो है वो भी डैमेज हो रही है एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ। फिर एक केसलेट दिया हुआ है पंजाब स्टेट से। अब ये केसलेट क्या कहती है, ये केसलेट कह रहा है कि पंजाब में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है सीवियरली डिप्लीट हो गया है। अब ये हुआ कैसे, ये देखते हैं। कह रहा है कि पंजाब वाज होम टू ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965 टू 1970 के आसपास जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो पंजाब ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट इन फूड बनाने के लिए। फिर कह रहे टुडे द सेम स्टेट फेसिस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब यही सेम स्टेट जिसकी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना था फूड के मामले में, अब वहीं पर सस्टेनेबिलिटी की एक इशू बन गया है। वो कैसे इशू बन गया, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि नेचर जो है उसे इतना एक्सप्लॉयट किया जा चुका है बियॉन्ड द रीजनरेशन लिमिट, कि शॉर्ट टर्म में हमने इतना उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है कि ये जो कंसर्न है ये पंजाब में ही नहीं है बल्कि दूसरी स्टेट्स में भी ये कंसर्न देखा गया है। फिर हुआ क्या था, 1966 में क्या हुआ था, फार्मर्स को गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट और पैडी के सीड्स दिए थे। अब ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी और पैडी के सीड्स होते हैं, वीट और पैडी के, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है, और इस पानी की नीड को पूरा करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी पे कि आप वाटर को एक्सट्रैक्ट कीजिए और इन्हीं हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन, उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल किए गए थे पंजाब में ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हुआ क्या बचे, इस टेक्निक से क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो थे वो यूज़ किए पंजाब में। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एट एक्सेसिव रेट, पंजाब की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए उससे क्या हुआ, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स डीप डाउन सीप कर गए वाटर के साथ और हमारे ग्राउंड वाटर को उसने डिप्लीट किया, जिससे काफ़ी सारे हेल्थ हैज़र्ड्स जो हैं वो आ गए। और अब पंजाब की सिचुएशन ऐसी है कि किसी किसी एरिया में 30 मीटर तक जो है वो पानी नीचे उसका लेवल जा चुका है। 30 मीटर से यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 90 फीट के आसपास पानी जो है वो नीचे जा चुका है। ये देखिए, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इस तरीके से की जाती है, ठीक है, और ये पैडी फील्ड्स को पानी देने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक ये भी न्यूज़ पाई गई थी कि पंजाब का वाटर जो है कंटामिनेटेड है, उसमें यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 80% जो पंजाब का एरिया है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड क्लासीफाई किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने पानी को इतना ज़्यादा हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि वो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन उसकी पॉसिबल जो है वो पॉसिबिलिटी कम होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें पानी का जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो ऐसा रखना है कि हमारा रीस्टोर हो सके पानी, और वाटर लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल का है वो दोबारा से रीजनरेट हो सके। फिर यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ठीक है, कि पानी पंजाब में जो एक्सेसिव रेट पे वो किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, ये जो रेड रेड एरियाज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पानी का लेवल काफ़ी डीप चला गया है नीचे, ठीक है। कितना डीप चला गया है रेड वाले एरियाज में, अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन 40 मीटर्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 120 फीट तक नीचे जा चुका है पानी का लेवल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और केस की, वो केस है द केस ऑफ सीमेंट, ठीक है। उससे पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर है बच्चे जैसलमेर फोर्ट की, राजस्थान की, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो बिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी में, और उसके बाद दोबारा से इसको
सैंडस्टोन से रीफर्बिश यानी कि दोबारा से इसको रीस्टोर किया गया था। अब ये केस ऑफ सीमेंट क्या देखते हैं, कहना है कि भाई सीमेंट के बिना लाइफ जो है हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारे घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट सबके लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है जी, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अब इससे होता क्या है बच्चे, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ क्या प्रोड्यूस करते हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बच्चे फाइन डस्ट, बिल्कुल फाइन डस्ट जो है वो रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में, जो हमारे लंग्स में जाती है, एनिमल्स के लंग्स में जाती है और उनको डैमेज करती है। प्लांट्स की लीव्स पे सेटल हो जाती है और उनकी यील्ड को डिक्रीज करती है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। ठीक है, अगर डस्ट की लेयर लीफ पे जम गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा और प्लांट की यील्ड जो है वो कम होगी। और क्या होगा बच्चे, सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी ये क्रिएट कर रही है। कौन सी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। फिर कहता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो क्रिएट की हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि हैं टू इंश्योर दैट द पोल्यूशन इज़ मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। फिर कह रहा है कुछ अल्टरनेटिव वेज क्या है भाई, सीमेंट अगर हम नहीं यूज़ करें तो क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है। इस पिक्चर में ये जो बिल्डिंग बनी है बच्चे, ये बिल्डिंग बनी है यूजिंग मड, उसके साथ कुछ स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, उससे ये बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, कह रहा है कि हमें सीमेंट की जगह कुछ ट्रेडिशनल मटेरियल्स जैसे कि स्टोन और मड का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और रिसाइकल मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ताकि सीमेंट का कम से कम इस्तेमाल हो। फिर क्या आता है, जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं जैसे हमने ऊपर पढ़े, सैंड और मड, स्टोन्स और मड जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया। ठीक है, इनसे अगर हम इनको दूसरी टेक्निक्स के साथ, जो मॉडर्न टेक्निक्स है हमारी, उसके साथ अगर हम कंबाइन कर दें जो कि सस्टेनेबल हैं, तो जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा लेस पोल्यूटिंग होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, एंड इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और उस प्लेस का जो होगा वो क्लाइमेट भी वहाँ का सस्टेनेबल रहेगा। फिर यहाँ पर बात की गई है वृक्ष आयुर्वेदा की। ठीक है, अब वृक्ष आयुर्वेदा क्या है, ये एक एंशियंट बोटेनिकल साइंस है। बोटेनिकल साइंस यानी कि रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये कहता है कि वृक्ष आयुर्वेदा फोकस करती है कि स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। और ये टर्म जो वृक्ष आयुर्वेदा है, इस संस्कृत से ली गई है। वृक्ष का मीनिंग जो है ट्री होता है और आयुर्वेदा का मीनिंग होता है साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। फिर ये जो ट्रेडिशन नॉलेज है वृक्ष आयुर्वेदा की, ये सेवरल मिलेनिया बैक की है। एक मिलेनिया होता है 1000 ईयर्स का, तो 1000 ईयर्स पुरानी है ये वृक्ष आयुर्वेदा जो है। ठीक है, और ये टेक्स्ट में फॉर्मलाइज की गई है, सच एज सूरापालास वृक्ष आयुर्वेदा 10th सेंचुरी के आसपास ये इसको फॉर्मलाइज किया गया था वृक्ष आयुर्वेदा को। अब वृक्ष आयुर्वेदा में दिया क्या गया है, इसमें ये बताया गया है कि कौन सा जो स्पेसिफिक प्लांट है वो किस सॉइल पे उस प्लांट की हमने सोइंग कर। और उसके अलावा ये भी दिया गया है कि बच्चे हमें सीड कलेक्शन कैसे करनी है, सीड की प्रिजर्वेशन कैसे करनी है, और जो प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स हैं सॉइल के, ट्रीज को प्लांट करने से पहले, चाहे वो सीड की ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल की ट्रीटमेंट हो, वो कैसे करना है। इरिगेशन की टेक्निक्स को इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, और कुछ रिकमेंडेशंस की गई हैं, जो जैसे कि अलग अलग जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनकी ग्रोथ स्टेज में और उनकी सीजनल कंडीशंस के बारे में। फिर उसके में ये भी दिया गया है कि पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कैसे करनी है, जैसे कि नेचुरल रिपेलेंट्स हमने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब वृक्ष आयुर्वेदा में दिया गया है। और ये भी बताया गया कि कौन से प्लांट्स एक साथ उगाने चाहिए। ठीक है, फिर क्या आता है कि दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन होती है बच्चे, जब एक बार हम कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप सो करते हैं तो नेक्स्ट सीजन में हम दूसरी क्रॉप को सो करते हैं टू रिटेन द सॉइल फर्टिलिटी। मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है बच्चे, एक क्रॉप के साथ ही हमने दूसरी क्रॉप को उसके साथ लगा देना है, उससे भी सॉइल हेल्थ क्या है, मेंटेन रहती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो हम पीस लगाते हैं। ठीक है, विंटर्स में क्या करते हैं हम, जब हमारी वीट की खेती के करते हैं तो उसके साथ साथ हम पी भी लगाते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्रीन कलर का मटर जिसे कहते हैं, उससे क्या होता है, वो नाइट्रोजन सॉइल में पैदा करता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर वृक्ष आयुर्वेदा ये भी एडवाइस करता है कि सॉइल को किस तरीके से प्लो किया जाए ताकि सॉइल की मॉइस्चर बना रहे और जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सॉइल में उसको भी फैसिलिटेट किया जाए, जैसे कि फंजाई होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, अर्थफॉर्म होते हैं, दीज कंट्रीब्यूट टू द सॉइल हेल्थ। उसके बाद एक और केसलेट है सिक्किम का, अभी हमने दो केसलेट ऊपर देख लिए। एक केसलेट था पंजाब में जिसमें सॉइल डिग्रेड हुई थी और अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ था ड्यू टू एक्सेसिव
इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। अब उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से सीमेंट इंडस्ट्रीज पोल्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को और प्लांट की ग्रोथ को और यील्ड को इफ़ेक्ट करती है। फिर अब एक केसलेट है सिक्किम का। अब सिक्किम में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। सिक्किम इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। अब सिक्किम में हुआ क्या, बता रहा है कि पेमा की फैमिली है सिक्किम में, ठीक है। उन्होंने जो उनकी सीड, उनकी डिक्लाइनिंग यील्ड जो हो रही थी वो परेशान थे उससे, ठीक है। डेप्ट उन पे बढ़ता जा रहा था ड्यू टू केमिकल इनपुट्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स महंगे थे और पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स ये भी महंगे थे। पेमा की फैमिली में ये सब फेस कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सिक्किम की कि अब हम प्रमोट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी स्टेट में। तो पेमा की फैमिली ने डिसाइड किया, लेकिन ये ट्रांजिशन इजी नहीं था टू मूव टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इनिशियली तो उनकी यील्ड जो थी वो ड्रॉप हुई क्योंकि सॉइल धीरे धीरे रिकवर कर रही थी फ्रॉम द ईयर्स ऑफ केमिकल्स यूज। स्टार्टिंग में तो उनकी यील्ड जो थी अच्छी नहीं हुई, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर द ईयर्स पेमा पेमा की फैमिली क्या करती रही, कंपोस्ट डालती रही फील्ड्स में और नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स यूज़ करती रही जैसे कि नीम एंड गार्लिक, और मल्टीपल क्रॉप्स एक साथ ग्रो करते रहे। तो 5 साल के बाद हुआ, पेमा की फैमिली जो थी इस तरह से काम करती रही और आफ्टर 5 ईयर्स तो शी वॉज एबल टू सेल कार्डमम यानी कि इलायची, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइस में अच्छे खासे दामों पे 5 साल के बाद पेमा की फैमिली इन चीज़ों को सेल करती रही, ठीक है। अब 2016 में क्या हुआ, सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट जो डिक्लेयर कर दी गई, ठीक है, और फार्मलैंड को सर्टिफिकेशन मिल गया ऑर्गेनिक का। अब क्या हुआ, इफेक्ट्स वर ट्रांसफॉर्मेशनल। इससे हुआ क्या, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम ने की इससे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिले जो कि बहुत सारे फॉर्मेशनल थे। हुआ क्या, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश होना शुरू हो गई विद द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे कि इंसेक्ट्स को बेनिफिट्स हुआ, बर्ड्स वापस आना शुरू हो गए, टूरिज्म इंक्रीज हुआ सिक्किम में। क्यों, क्योंकि विजिटर्स देखने आ रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल कैसा है सिक्किम का। और फार्मर्स की इनकम भी जो थी वो 20% जो थी वो बढ़ गई। तो आज सिक्किम एक ग्लोबल जो मॉडल है वो बन चुका है दुनिया में कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का यूज़ करके, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक आउटकम्स को भी अच्छा कर सकते हैं और हमारी इकोलॉजी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हम ऊपर बड़ी बार बात करते हैं कि हमें जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना है ताकि वो नॉन रिन्यूएबल हो या फिर रिन्यूएबल हो, वाइजली यूज़ करना उनको, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स, कि नॉन रिन्यूएबल्स के केसेस में हमें क्या करना है बच्चे, हमारे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा देर तक तो नहीं चलने वाले हैं, ठीक है, और हमें ज़्यादा कुछ मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनको बनाना चाहिए, उनकी तरफ स्विच करना चाहिए, ठीक है। और जो भी अदर हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी तरफ हमें चलना है। तो ये एक पिक्चर ये दे रखी है, ये सैटेलाइट से पिक्चर ले रखी है, और ये पिक्चर किसका है बच्चे, लार्जेस्ट सोलर पार्क इन वर्ल्ड जो कि राजस्थान में है। अब ये सोलर पार्क राजस्थान की 15% करंट नीड जो है उसको मीट करता है, ये वाला सोलर प्लांट जिसकी पिक्चर स्पेस से ले रखी है, ठीक है। और ये हैं कुछ अदर सोलर पावर प्लांट्स जो कि कर्नाटका में है। फिर अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है जी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडियाज लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था 2015 में। क्यों क्योंकि इंडिया के पास, हमने ऊपर पढ़ा कि भारी मात्रा में इंडिया के पास सनशाइन अवेलेबल है। तो क्या हुआ, एक कोलेशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज मीन एक ग्रुप बना सनशाइन रिच कंट्रीज का, ठीक है, उसमें इंडिया भी था, फ्रांस भी था, और भी कंट्रीज धीरे धीरे इसमें जुड़ी। अब इनका क्या फोकस था अलायंस का, द अलायंस फोकस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद abundant सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब इंडिया के पास abundant सनलाइट है क्योंकि इंडिया लाइज नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और नीचे साउथ में इक्वेटर के भी इंडिया पास ही पड़ता है, ठीक है। तो abundant सनलाइट रहती है बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कह रहा है कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है सोलर प्रोजेक्ट में लगाए
जो डेवलपिंग नेशंस थे वहाँ पर भी इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। क्यों खर्च किए? शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस, ठीक है। फिर एक भडला सोलर पार्क है इंडिया में, वो एक सिंबल बना सोलर एम्बिशंस का, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से। फिर क्या था कि फॉर इंडियंस दिस अलायंस रिप्रेजेंट्स बोथ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। फिर आगे क्या था कि इवन एज वी डील विद दीज इश्यूज, हम इस इन इश्यू से डील कर रहे हैं कि वी मस्ट बी mindful that distribution and access to resources including basic one like water and clean air is often unfair to some sections of the society। कहने का मतलब ये है कि कुछ sections of society जो हैं अभी भी उनके पास साफ़ हवा नहीं है और साफ़ पीने का पानी उनके पास नहीं है। फिर क्या था कि इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में क्या हो रहा है कि मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया में आज भी ये सब हो रहा है कि बहुत सारे शहरों में जो साफ़ पीने का पानी हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर एयर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ कॉज़ कर रही हैं और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हो रहा है, जो हम कोल का बर्न कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में और हमारी गाड़ियाँ चलती हैं फॉसिल फ्यूल्स पे, वो कह रहा है कि अफेक्ट दोज़ हू आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज़ हैज़र्ड्स। ये उनको अफेक्ट करती हैं जो इनके हैज़र्ड से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विद नेचर एंड एक्ट एज स्टीवर्ड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड्स रीस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर कहता है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि नेचर के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है और हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो रीस्टोर हो सकें, रीजनरेट हो सकें और हमें सस्टेन कर सकें। फिर कह रहा है कि भगवत गीता रेफर करती है लोका संग्रह को। अब ये लोका संग्रह क्या है? द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिज़ायर्स एंड एक्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल, कि सबको अपनी पर्सनल डिज़ायर्स को छोड़ के एक ऐसा काम करना है जो सबकी वेल बीइंग में हेल्पफुल हो। फिर कहता है हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसीडर दिस सीरियसली, क्या ये टाइम आ चुका है कि हम इस चीज़ को सीरियसली कंसीडर करें। फिर आगे हमारे पास ये आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स पे प्रोसीड होने से पहले कहता है बिफोर वी मूव ऑन, चलिए देखते हैं क्या कहता है बिफोर वी मूव ऑन। कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर कहता है कि डिफरेंट वेज हैं जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और दूसरा ये है कि उनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। फिर हमने पढ़ा था रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स का पढ़ा था हमने। हमने ये पढ़ा था कि जिन कंट्रीज़ के पास भरपूर रिसोर्सेज हैं ये नेसेसरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली रिच हों। फिर कहता है कि वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट, हमें विजिलेंट रहना है यहाँ की, यानी कि हमें चौकन्ना रहना है कि जिस रेट पे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करें, हम उनका जुडिशियस और वाइज यूज़ करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। और होगा क्या जुडिशियस और वाइज यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से क्या होगा? इट विल एनेबल स्ट्रेचिंग देयर यूज़ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि हम लंबे समय तक उनका इस्तेमाल कर पाएंगे अगर हम वाइजली और जुडिशियसली यूज़ करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस आंसर हैं, ये हम क्वेश्चन आंसर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अगर वीडियोस में कुछ और चेंज करना है, ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। इट विल हेल्प मी ए लॉट। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।